वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी के सेकंड पेपर के बारे में, और ये संबंधित है बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए, अर्थात बीए थर्ड ईयर या फिर बीए पार्ट 3 जो भी आप बोले। तो जब आप बीए थर्ड ईयर में होते हैं, खास करके जियोग्राफी लिए हुए होते हैं, तो आपको 3 पेपर पढ़ना होता है। खास करके जियोग्राफी में वैसे सभी सब्जेक्ट में 3 ही पेपर आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन आप जब जियोग्राफी लेते हैं तो तीसरे पेपर में भी आपको 3 खंड पढ़ने होते हैं। तो उन 3 खंडों पर मैं चर्चा करूंगा आने वाले समय में। 3 वीडियोस अभी आपकी तीसरे पेपर से रिलेटेड आएंगी। पहले पेपर का आपके नाम क्या है, जियोग्राफिकल थॉट। दूसरे पेपर का नाम क्या है, जो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है। और फर्स्ट पेपर का क्या नाम था, भौगोलिक विचारधारा, जिस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अर्थात उसका पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 उसके महासंग्राम वीडियो का आ जाएगा बीए थर्ड ईयर के पेपर 1 का जियोग्राफी के। ठीक है। ये पेपर 2 का मैंने सोचा पेपर 2 का आपको दे दिया जाए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे आपके। और इससे तुरंत बाद आपको थर्ड ईयर का जियोग्राफी के पेपर 3 के तीनों पोर्शन यानी साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया, सभी की वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या होता है कि बहुत सारे छात्र छात्राएं साउथ ईस्ट एशिया लेते हैं, बहुत सारे लोग साउथ वेस्ट एशिया पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग फार ईस्ट एशिया पढ़ते हैं। तो वो अपने हिसाब से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में जो आपने सेलेक्ट किया होगा, आपने चूज किया होगा, वही आपको पढ़ना है। तो वो देख लीजिएगा, ठीक है, कि आपको भाई क्या पढ़ना है, उसमें से आप पढ़ेंगे। जो तीसरा पेपर होता है ज्योग्राफी का, उसमें 3 खंड हैं आपके। ठीक है। चलिए, तो आज का जो वीडियो है ज्योग्राफी के सेकंड पेपर से रिलेटेड है। और सेकंड पेपर का आपके नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरणीय अध्ययन। तो आइए चर्चा करते हैं। बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। आइए हम एक एक प्रश्नों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। छोटे बड़े कई सारे प्रश्नों को इसमें मैंने समाहित करने का प्रयास किया है, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेंगे। प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले तो यही हमको पढ़ना है कि भाई पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण की परिभाषा। तो फिटिंग महोदय बड़ी अच्छी परिभाषा देते हैं पर्यावरण की। वैसे पर्यावरण जो होता है, मनुष्य के चारों ओर जो आवरण होता है वही पर्यावरण होता है, यानी कि मनुष्य को जो चौतरफा ढके हुए होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। परि प्लस आवरण, ये एक प्रकार से दो शब्दों से मिलकर के बना पर्यावरण। जो हमको चौतरफा घेरे हुए है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। समझ में आ रही बातें। वैसे पर्यावरण शब्द जो है फ्रेंच भाषा के इन्वायर में, मतलब कि इनवायरोनोनर से बना शब्द एक प्रकार से, यानी कि जो शब्द है आपका फ्रेंच भाषा का, ठीक है, ENVIRONER, ये शब्द जो है आपका इससे बना हुआ है। आपका जियोग्राफी सॉरी इन्वायरमेंटल जो शब्द बना है ये इन्वायरोनर से बना हुआ है। ठीक है। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पारिस्थितिकी या फिर एक परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब क्या होता है, या एक ऐसी दशाएं या ऐसी परिस्थितियां या ऐसी स्थितियां जो कि क्या करती हैं, हमको घेरे हुए हैं, या फिर जैव और जैविकीय समूहों पर क्या करती हैं, प्रकाश डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। तो वही चीज़ होती है आपकी, क्या बोलते हैं, खास करके उसको पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है। तो मनुष्य के चारों ओर एक ऐसा पर्यावरण है जो मानव की बुद्धि और प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, अपितु यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक परिस्थितियों की देन होता है। प्रकृति के द्वारा बनाए गए इस तरह के पर्यावरण को हम प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं। खास करके इसमें आप देखते हैं पृथ्वी, ऋतुएं तमाम सारी हैं, फल फूल हैं, वृक्ष है, नदी नाले हैं, और पर्वत पठार है, सागर महासागर हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं पे पहले से ही विद्यमान है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो इन्हीं सभी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हमारा इनके ऊपर पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर के यही होता है आपका पर्यावरण। ठीक है। अब विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषा दी इसको थोड़ा सा जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिटिंग में तो थोड़ा सा मैं इस समय थोड़ा सा ढीला बोल रहा हूँ, इसलिए मतलब कि कम उतना उत्साह नहीं होगा मेरी वाणी में। तो ये इसका कारण ये है कि भाई मेरी जीभ में थोड़ा सा छाले निकल आए, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उतना अच्छा बोलने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। अभी भी प्रॉब्लम हो रही थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बोल पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो बोल पा रहा हूँ, तो उससे आप लोग ऐसे ही मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। और जहाँ तक है आप लोग, आशा मैं यही करता हूँ कि आप लोग मैनेज करेंगे। ठीक है। तो अगर थोड़ा सा इधर उधर अगर हो जाता है एक आध दो शब्द, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि वो जीभ थोड़ा सा नीचे जीभ के छाले निकले हुए हैं, तो उसकी दवा मैंने ले ली है। हालांकि ठीक हो जाएगा 2-3 दिनों में, लेकिन फिर भी अभी दिक्कत थी, तो मैंने सोचा फिर भी आपके लिए वीडियो कुछ ना कुछ देना परम आवश्यक ही था। चले, तो फिटिंग महोदय
पर्यावरण की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण हो कहलाता है। अर्थात जीवन की पारिस्थितिकी के समस्त तथ्य मिल करके वातावरण कहलाते हैं। तो खास करके जो जीवन के समस्त तथ्य होते हैं जीवन की पारिस्थितिकी के, उन सभी को मिला लें तो हम वातावरण वही को कहते हैं। हमको जो चौतरफा घेरे हुए होते हैं जीवन के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण होता है, ऐसा बोलते हैं फिटिंग महोदय। इसके बाद में एजी टांसले महोदय आते हैं, वो कहते हैं कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव निवास करते हैं। कौन सी दशाओं का? प्रभावकारी दशाओं का क्या? संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वो वातावरण कहलाता है। अगर मैं आपको बताऊं पर्यावरण का सही तरीके से आपको अगर देखना है, पर्यावरण के बारे में जो है पूरा विस्तार समझना है, तो एक वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। वैसे जो बीए थर्ड ईयर मतलब कि बीए थर्ड सेमेस्टर में ज्योग्राफी जो मैंने पढ़ाया है वो आप देख लीजिएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, वो आपको बीए थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ना था। तो बीए थर्ड सेमेस्टर के जो चैप्टर नंबर 2-3 चैप्टर शुरुआत के मैंने पढ़ाए हुए हैं बोर्ड पर, उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में आपकी पड़ी हुई होंगी, ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर 2023 की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेंगे तो आपको इस पेपर से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी और आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे अपनी। वैसे यहाँ पर ये दो परिभाषाओं को अगर आप याद रख लेंगे तो आपको आसानी होगी पर्यावरण की परिभाषा को देते समय, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों का उल्लेख कीजिए। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों को अधोलिखित 3 उपभागों में बांटा जाता है। पहला है आपका भाववाचक तत्व, और खास करके भाववाचक तत्व के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्नलिखित तत्व आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला तत्व आपका है प्रदेश की जो ज्यामितीय स्थिति है वो। दूसरी प्राकृतिक अवस्थिति और स्थिति जो है ये भी भाववाचक तत्व ही है। प्रदेश का क्षेत्रफल या विस्तार कितना, ये भी भाववाचक तत्व है। प्रदेश की आकृति कैसी है, भौगोलिक अवस्थिति कैसी है, तो ये सब भाववाचक तत्व होते हैं, ठीक है। दूसरा जो तत्व है आपका खास करके भौतिक तत्व है वो। भौतिक तत्व के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती कैसे, जैसे कि देश का उच्चावचन, पर्वत, पठार, नाला, मैदान, कहीं पर ऊंचा कहीं पर खाला, तो ये सब उच्चावचन है। ऋतु और जलवायु ये भी आपकी भौतिक तत्व हैं। खनिज और चट्टानें ये सब आपकी क्या है, भौतिक तत्व ही हैं। मिट्टियाँ, जल राशियाँ हो गई, नदियाँ और जलाशय हो गए तमाम सारे। इसके अलावा भूमिगत जल, ये सब भौतिक तत्व ही होते हैं। सागर, महासागर, तट, ठीक है, ये सब क्लियर। इसके अंतर्गत जो अगला आपके तत्व होता है वो होता है जैविक तत्व। जैविक तत्व की बात करें तो इसके अंतर्गत कई सारे तत्व आते हैं, जैसे कि प्रदेश विशेष की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं वह सारी आती हैं। इसके अलावा प्रादेशिक जीव जंतु और अणुजीव या सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये आते हैं जैविक तत्वों में। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें मैंने आपको बताई, समझ में आ रही बातें ना। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के ये 3 तत्व होते हैं, भाववाचक तत्व, भौतिक तत्व और जैविक तत्व, ठीक है। वैसे अगर घटकों की बात की जाए पर्यावरण के कितने घटक होते हैं पारिस्थितिकी के, तो खास करके 2 घटक, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक, क्लियर। चर्चा करेंगे हम आगे चल करके। अगला प्रश्न आपका है सूक्ष्म जीव तंत्र के कार्य बताइए। सूक्ष्म जीव तंत्र के क्या कार्य होते हैं बताइए उसको। तो सूक्ष्म जीव तंत्र को वियोजक या अपघटनकर्ता के रूप में भी हम जानते हैं। अपघटनकर्ता चूंकि होते हैं ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मृत पौधों को, जंतुओं को तथा जैविक पदार्थों को विभिन्न रूपों में सड़ा गला करके वियोजित कर लेते हैं। ये सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों के वियोजन के साथ अपना आहार भी ग्रहण कर लेते हैं। इनको क्या कहते हैं भाई, इनको अपघटक, जो आपने एक उपभोक्ता नाम सुना होगा, एक अपघटक नाम सुना होगा और एक उत्पादक नाम सुना होगा। तो उत्पादक में जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, अपघटक में ये सूक्ष्म जीव हो गए, और उपभोक्ता में जो ऐसे मनुष्य हो गया, बकरी हो गई, भैंस हो गया, शेर हो गया, मृगा हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब बातें क्लियर। साथ ही साथ ये जटिल जैविक पदार्थों को वियोजित करके अलग करते हैं तथा उन्हें सरल भी बना देते हैं ताकि स्वापोषित हरे पौधे इन पदार्थों का पुनः उपयोग कर सकें। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कई प्रकार के सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक जो होते हैं यानी फंगी को सम्मिलित किया जाता है, क्लियर। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात की तो पारिस्थितिकी तंत्र के वैसे पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है जैवमंडल का एक छोटा सा नमूना होता है,
अर्थात कई पारिस्थितिकी तंत्रों को मिला करके एक जैवमंडल बनता है। वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र किसी एक छोटे या बड़े स्थान के सभी जीव जंतुओं व उनके भौगोलिक पर्यावरण के सम्मिश्रण का योग को एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जबकि जैवमंडल संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीवधारियों व भौतिक पर्यावरण के सकल योग को दर्शाता है। आपको अगर मैं एक उदाहरण बताऊं तो उदाहरणार्थ आप देख सकते हैं, कोई झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है मान लेते हैं, जिसमें जल की विभिन्न गहराइयों में विभिन्न प्रकार के जीव जल की विभिन्न प्रकृति और भौतिक पर्यावरण के साथ तालमेल रखते हुए क्रियाशील रहते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, तो सबसे पहले तो भाई जीव जंतु रहेंगे, उसमें भौतिक चीज़ें रहेंगी कुछ, इसके अलावा तो एक भौतिक घटक होंगे, एक अभौतिक घटक होंगे, ठीक है, या एक प्रकार एक जैविक घटक होंगे और एक अजैविक घटक होंगे। तो जैविक घटक जो होंगे खास करके उनमें जीवन होगा, और जो अजैविक घटक होंगे उनमें जीवन नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अजैविक घटकों में आपका मैं पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक। तो जो जैविक घटक होता है उसके खास करके एक पारिभाषिक घटक होते हैं, एक कार्यात्मक घटक होते हैं। पारिभाषिक घटक में स्वपोषित घटक आते हैं, ठीक है। इसके अलावा परपोषित घटक है एक, ठीक है। तो इसके कार्यात्मक घटकों में आपका तीन, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक अपघटक होते हैं खासकर जैविक घटकों में। अब इसमें प्राथमिक उपभोक्ता एक होता है, एक गौण या द्वितीय उपभोक्ता होता है, एक तृतीयक उपभोक्ता होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अजैविक घटकों की बात की तो अजैविक घटकों में एक भौतिक होता है, एक अकार्बनिक या कार्बनिक होता है, ठीक है। तो भौतिक में आप देखते हैं कि जैसे जलवायु तत्व या भौतिक तत्व में प्रकाश, ताप, हवा, वर्षा और बिजली, ये सब या विद्युत जो होती है, सब अजैविक घटकों का भौतिक पक्ष है। इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थों में पदार्थ कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सॉरी कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन गैसें तमाम सारी। कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, यूरिया, प्रोटीन, ये सब आ जाते हैं खास करके। तो ये सब एक प्रकार से जैविक और अजैविक घटक मिल करके क्या करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इन्हीं तंत्र को हम इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। और खास करके जैविक घटक अजैविक घटकों पर प्रभाव डालते हैं अपना, और अजैविक घटक जैविक घटकों पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट प्रश्न आप देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की निम्नलिखित परिभाषा विद्वानों ने इस प्रकार से दी है। टांसले महोदय कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रकार होता है और उनकी रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर के होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है या खुला तंत्र होता है तथा विभिन्न प्रकार एवं किस्मों का होता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दी है जी टांसले महोदय ने। आर एल लिंडमैन महोदय कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिमाण के किसी स्थान, समय, इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्र के लिए किया जाता है, और खास करके ये तंत्र आपस में प्रतिक्रिया भी करते हैं और मनुष्य पर भी प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन करने वाले विज्ञान या विषय वस्तु को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न आपका अगला आ चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र के अजीविकीय घटकों का उल्लेख कीजिए। अजीविकीय घटक मतलब अजैविक घटक। तो अजीविकीय घटकों के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्जीव वातावरण आता है, जो विभिन्न प्रकार के जीविकीय घटकों का नियंत्रण करता है। अजीविकीय, अजैविक या अंश या अजीवीय घटकों को अधोलिखित तीन भागों में हम बांट सकते हैं। जो अजैविक घटक होता है वो तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला होता है जलवायुवी घटक। जलवायु घटक में के अंतर्गत आप देखते हैं जलवायु की संरचना का निर्माण जिन घटकों से होता है, जैसे कि ताप हो गया, वायु है, आर्द्रता है, जल है, ये सब जलवायु घटके हैं। दूसरा जो घटक है अकार्बनिक पदार्थ, इसके अंतर्गत आपका नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जल है, वायु है, गैसें हैं तमाम सारी, ये सब आपके अकार्बनिक पदार्थ हैं। इन सब से क्या होता है, वातावरण में अपने चक्र में इनके एक प्रकार से होते हैं। तीसरी जो घटक में मतलब अजैविक घटकों का भाग है उसमें कार्बनिक पदार्थ आते हैं। कार्बनिक पदार्थ या घटक जो हैं इनकी बात की है तो उसमें जीवीय अंश को अजीवीय अंश से संबंधित करते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं, ये सब खास करके कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविकीय घटक हो गए जिसके बारे में हमने चर्चा करी। आगे बढ़ते तो ये हो गई पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कुछ बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आप जान चुके हैं। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे, एक मिनट।
मानव और पर्यावरण अंतर संबंधों के कालिक पक्ष बताइए। बताएं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंधों का कालिक पक्ष विविधतापूर्ण है, अलग अलग तरीके से होता है। मनुष्य एक साथ पर्यावरण का घटक एवं कारक दोनों बन गया है। मतलब कि मनुष्य पर्यावरण का एक कारण भी है और एक घटक भी है। और इसमें पौरुष, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी उद्यम, कल्पना शक्ति, इन सभी के बल पर भौतिक परिवेश के साथ सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण किया गया है। मनुष्य का सांस्कृतिक विकास उसके कर्मिक विकास को स्पष्ट करता है। इस परिप्रेक्ष्य में मानव पर्यावरण संबंधों के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है आखेट और भोजन संग्रह काल, दूसरा है पशुपालन और पशुचारण काल, तीसरा है पौध पालन या कृषि काल, और चौथा है विज्ञान, तकनीकी और औद्योगिक काल। पहले खास करके आप देखते हैं मानव और पर्यावरण का जो अंतर संबंध रहा है, जब आखेट होता था लोग शिकार करते थे, भोजन का संग्रह करने के लिए शिकार होता था, तो ये काल एक रहा होगा मनुष्यों का जब आदि मानव रहे थे। उसके बाद में आप देखते हैं वैदिक सभ्यता वगैरह, पशुपालन होने लगा, पशुचारण होने लगा। इसके बाद में पौध पालन और कृषि काल चलने लगा। ठीक है, इसके अंदर आप विज्ञान, तकनीकी और औद्योगिक काल हो गया, जिसके कारण से आप देखते हैं लगातार इन चारों कालों में कहीं ना कहीं पे भौतिक मतलब कि पर्यावरण और मनुष्य के संबंधों के बीच में क्या हुआ है, परिवर्तन आए हैं। तो ये परिवर्तन 4 स्थितियों में मतलब कि 4 प्रकार के कालों में एक प्रकार से दिखाई पड़े हैं। यहाँ पर उसी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मतलब कि इंडिकेट किया जा रहा है आपको कि आप ये समझें कि भाई 4 प्रकार से या 4 स्थितियाँ एक प्रकार से हम मान लेते हैं कि ऐसी हुई होंगी मानव पर्यावरण संबंधों के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, कि पहले इसमें परिवर्तन हुआ, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अच्छा, इन चारों कालों में मनुष्य और पर्यावरण का जो संबंध रहा है उनमें अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, पशुचारण से क्या अभिप्राय है आपका। तो समय के साथ मनुष्य ने पशुओं को पालना सीख लिया और यह विश्वास किया जाता है कि अग्नि के आविष्कार के समान ही पशुपालन भी अचानक या अनायास हुआ होगा। हो सकता है कि मनुष्य ने आखेट के समय कुछ जानवरों को जिंदा पकड़ लिया हो तथा उन्हें कुछ दिन तक बांध करके रखा हो और इसी बीच छोटे बच्चों को अपनी माताओं से दूध पीते देखा हो, और इस तरह प्रारंभ में पशुओं का पालना या उनको पालतू बनाना 2 उद्देश्यों से हुआ होगा। या तो फिर भाई मांस खाने के लिए पशुओं को पालते थे लोग, या फिर उनके दूध खाने के लिए। ठीक है, तो भाई या तो मांस खाने के लिए तो दूध खाने के लिए। तो ये पशुचारण काल का अभिप्राय। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते ही प्रत्येक इकाई से प्रश्न है, इसीलिए फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग इकाइयों से मैंने प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके लिए छांटा है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मरुस्थल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। मरुस्थल कितने होते हैं, कितने प्रकार के। तो भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु के आधार पर अगर देखें तो विश्व में 2 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। एक होते उष्ण मरुस्थल यानी गर्म वाले, एक होता शीत मरुस्थल यानी ठंडे मरुस्थल। ठीक है, तो उष्ण मरुस्थल की अगर बात की जाए तो विश्व में इन मरुस्थलों की स्थिति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैसे पृथ्वी है, तो ये बीच की रेखा मान लेते हैं 0 डिग्री है। पृथ्वी पर जो 0 डिग्री अक्षांश है इसी को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को ही भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इसी को विषुवत रेखीय मतलब कि विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा गर्म होती है। ठीक है, तो देखिए इस रेखा पर क्या होता है, इस रेखा से 33.5 डिग्री ऊपर, 33 मतलब 33 है, 33.33, तो ये एक प्रकार से जो एरिया होता है पूरा का पूरा 33 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री से 33 डिग्री नीचे, ये एरिया कहीं ना कहीं पृथ्वी के बीच का जो ये इतना एरिया है, ये गर्म वाला एरिया, यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, तो इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंध आपका है। तो यहाँ पर भूमध्य उष्ण मरुस्थल जो आपको दिखाई पड़ेंगे ये उष्ण कटिबंध में ही आपको दिखाई पड़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष करके 15 अंश से लेकर के 30 अंश अक्षांश के बीच में आप देखते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मरुस्थल पाए जाते हैं। उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क और तप्त हवाएं चलती हैं, साथ ही साथ वर्षा भी बहुत कम होती है, जिससे वृक्ष उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, और भूमध्य रेखा के स्थलीय भागों में ये हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं तथा ठंडी होकर के बरसात में परिणित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि भाई गर्म हवाएं जो होती है वो ऊपर उठती है और ऊपर उठ कर जा करके वहाँ पर ठंडी हवाओं से टकराती है। सॉरी, फिर क्या होता है, जब उससे टकराती है तो क्या होता है भाई, जब उससे टकराती है तो संघनन होता है, संघनन के परिणाम स्वरूप फिर बारिश होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका दूसरा मतलब कि देखेंगे शीत मरुस्थल।
शीत मरुस्थल की अगर बात की तो शीत मरुस्थल मुख्यतः विश्व के ध्रुवीय क्षेत्रों में, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर हिम रेखा यानी बर्फ पड़ती है वहाँ से अधिक ऊंचाई वाले भागों में फैले हुए हैं। शीत शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्ष भर खास करके या वर्ष के अधिकांश समय में तापमान जो होता है 0 डिग्री से नीचे ही रहता है। तापमान के अभाव तथा अधिक ठंड के कारण से पौधों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता वहाँ पर, जिससे क्या होता है कि वनस्पतियों का विकास भी वहाँ पर नहीं संभव हो पाता। शीत मरुस्थलों में आप देखते हैं अंटार्कटिका वगैरह में शीत मरुस्थल ही हैं। प्रश्न अगला आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले, मरुस्थल का अर्थ बताइए। बढ़िया प्रश्न है। मरुस्थल का अर्थ बताइए क्या होता है। मरुस्थल मतलब क्या था। मरुस्थल, मरु माने मरा हुआ, स्थल माने जगह। ठीक है, तो मरी हुई जगह को हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ है मृत भूभाग, अर्थात वह भूभाग जिसमें सतही जल का अभाव होता है। सतही जल का जब अभाव हो जाता है तो साथ ही साथ वहाँ की मिट्टी में जैविक तत्वों व नमी का अभाव भी हो जाता है। जैविक तत्वों और नमी के अभाव से क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पतियाँ नहीं विकसित हो पाती हैं। तो ये कई कारण होते हैं। तो वही एरिया एक प्रकार से जहाँ पर क्या होता है, जल स्तर नीचे होता है और बारिश नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे मिट्टी क्या होती है, मरुस्थल में मतलब मिट्टी मर जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। तो वो खास करके मरुस्थल कहलाते हैं उस एरिया को। जलवायु की दृष्टि से मरुस्थल को परिभाषित किया गया है। जलवायु की दृष्टि से मरुस्थल वह भूभाग होता है जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत जो होता है 25 डिग्री मतलब 25 सेंटीमीटर से कम होता है और तापमान की प्रतिकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं। मरुस्थल शब्द जो है अरबी के साइजरा शब्द का अनुवाद है जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। मरुस्थल खास करके सहारा शब्द बहुवचन है मरुस्थल का। सहारा का तात्पर्य मरुस्थलों का एक संयुक्त रूप होता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन मतलब तीसरा प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर इकाई का, पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। तो डीएम डायक्सोन महोदय कहते हैं पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा को देते हुए कि प्रदूषण के अंतर्गत मनुष्य और उनके या उसके पालतू मवेशियों के उन समस्त इच्छित और अनिच्छित कार्यों तथा उससे उत्पन्न प्रभावों एवं परिणामों को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य को अपने पर्यावरण से आनंद और पूर्ण लाभ प्राप्त करने की उसकी क्षमता को कम कर देते हैं। यानी या फिर मनुष्य के क्रियाकलाप से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों के रूप में पदार्थों और ऊर्जा के विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाला हानिकारक परिवर्तन ही प्रदूषण कहलाता है। अगर आपकी किसी कृत्य से क्या होता है कि पर्यावरण की क्वालिटी में गिरावट आती है तो वो आपका पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है जल प्रदूषण के कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो जल प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं ये चर्चा करते हैं। पहला कारक है जल में मृत जीव जंतु मल मूत्र कूड़ा करकट ये सब छोड़े जाने से क्या होता है, जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। दूसरी बात ये है कि भाई नदियों तालाबों में साबुन से नहाने व कपड़े साफ करने से क्या होता है, साबुन युक्त जल जो होता है उसके द्वारा जल दूषित होता है, ये भी जल प्रदूषण का एक कारण है। तीसरा कारण है आणविक और नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित कर देते हैं। चौथा कारण है जल प्रदूषण का कि औद्योगिक कारखानों के गंदे अपशिष्ट उत्पादन का नदियों में चले जाने के कारण से क्या होता है, लगभग सभी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। ठीक है, तो ये भी जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। पांचवा कारण है वर्षा के जल के साथ साथ फसलों पर डाले गए कीटनाशक पदार्थ, मिट्टी में मिले अन्य हानिकारक पदार्थ भी जलाशय और नदियों में पहुंचते हैं जिससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से जल प्रदूषण के ये 5 कारण है। आप अगर आप लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न है, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। प्रश्न आपका है 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे, वन विनाश के प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। तो वन विनाश के कारणों में निम्नलिखित 8 कारण हैं। कौन कौन से। पहला कारण है आपका भाई वनों तथा चारागाह क्षेत्रों का कृषि भूमि में परिवर्तन जो हो रहा है, इसके कारण से वन विनाश होता है। यानी कि वनों का खास करके लोग चारागाह क्षेत्रों में और कृषि के क्षेत्रों में प्रयोग करना चाहते हैं तो इसलिए वनों की कटाई करते हैं। दूसरा कारण ये है कि अनियंत्रित पशुचारणता के कारण से क्या होता है, वन विनाश होता है। लगातार जब पशु चराई खूब होती है तो। इसके अलावा वनों में अगर आग लग जाती है तो फिर वन विनाश होता है।
दोषपूर्ण वन नीतियाँ अगर बना दी गई तो फिर उससे भी दिक्कत है। बढ़ता हुआ औद्योगिकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप भी वनों का विनाश किया जाता है। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन के रूप में लकड़ी का उपयोग, ये भी एक प्रकार से ऊर्जा की क्षीणता को मतलब कि खास करके ये उसको दिखाता है, किसको भाई, वन विनाश को। इसके अलावा बांध या सड़क निर्माण, इसके कारण से अगर कहीं पर बांध बन रहा है, कहीं पर सड़क बन रही है, तो इसके कारण से क्या होता है, बांध या सड़क बनने से बहुत सारे पेड़ पौधे या वनों की कटाई करके फिर उस पर चीज़ें होती है। ठीक है। इसके अलावा कीड़े बहुत सारे लग जाए, दीमक लग जाए, बीमारियाँ तमाम सारी फैल जाए पेड़ों की, तो एक प्रकार से पेड़ नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। छठा क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है वन उन्मूलन से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वन उन्मूलन का मतलब क्या होता है? वन उन्मूलन, वनों की अगर कटाई ज़्यादा हो जाएगी, पेड़ पौधे नहीं रह जाएंगे, तो उससे क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, ये पूछा जा रहा है। तो वनों के काटने से मानव की तत्कालीन आवश्यकताओं की आपूर्ति तो हो ही जाती है, लेकिन इससे कई दीर्घकालीन और अंतर संबंधित समस्याओं का जन्म भी होता है। वनोन्मूलन से उत्पन्न विभिन्न प्रभावों और समस्याओं की विवेचना प्रमुख रूप से 7 शीर्षकों के अंतर्गत समझी जा सकती है। पहली बात, भूमि का क्षरण होता है। भूमि जो होती है वो कट करके बहने लगती है वनों की कटाई से। दूसरी बात, बाढ़ और सूखा की समस्या बढ़ जाती है। तीसरी बात, औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। चौथी बात यह है कि अल्प विकसित देशों में इमारती और जलवायु मतलब कि जलावन लकड़ी का अभाव भी है। इसके कारण से भी आप देखते हैं क्या होता है, वन का उन्मूलन होता है तो ये सब समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा जो है दुर्लभ जंगली जंतु प्रजाति और पादप प्रजातियों के विलुप्त होने की आशंका, ये भी एक प्रकार से जो है इसकी समस्या बन सकती है। इसके अलावा जलाशयों के अस्तित्व को खतरा हो सकता है, जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो ये सब कहीं ना कहीं पे क्या है, ये सब वन उन्मूलन से उत्पन्न समस्याएं हैं। 7वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग, 7वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। पर्यावरणीय अवनयन का क्या अर्थ होता है? अवनयन का मतलब होता है कम होना, उन्नयन का मतलब होता है ऊपर उठना। पर्यावरणीय अवनयन मतलब कि पर्यावरण की क्वालिटी में गिरावट होना। ठीक है। पर्यावरण अवनयन का शाब्दिक अर्थ है मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भौतिक तत्वों का इस सीमा तक गुणात्मक ह्रास की वे स्वनियमन और स्वसंवर्धन व्यवस्था बनाए रखने में पंगु होकर अपने कुप्रभावों से जैव जाति को नुकसान पहुंचाने लगे। लगभग ऐसी ही स्थिति आधुनिक मानव समाज के द्वारा उत्पन्न की गई है। ये पर्यावरण उन्नयन का सबसे महत्वपूर्ण कारण आप देखते हैं, पर्यावरण की क्वालिटी में गिरावट। ठीक है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, मृदा अपरदन क्या है, बताइए। सॉरी सॉरी, मृदा अपरदन क्या है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मृदा क्षरण जो होता है, मृदा अपरदन, अपरदन माने होता है कट करके बहना मिट्टी का। ठीक है। उसको अपरदन बोलते हैं। तो मृदा हमारी मिट्टी, तो मृदा क्षरण या मृदा अपरदन बात एक ही है। मृदा क्षरण या मृदा अपरदन एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो उपजाऊ भूमि को बांझ बना देती है। जब धरातल की मिट्टी किसी भी साधन से स्थानांतरित कर दी जाती है तो उसे हम भूमि क्षरण या भूमि स्थानांतरण या फिर भूमि अपरदन कहते हैं। भूमि क्षरण से प्रभावित धरातल अपना स्वाभाविक गुण खो देता है, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मतलब कि मृदा आधारी तत्व है, क्योंकि इसी में वनस्पतियां जन्म लेती हैं और जो अन्य जीवों के लिए भोजन प्रदान करती हैं। तो कहीं ना कहीं पारिस्थितिक तंत्र, तो मृदा अपरदन का सीधा सा मतलब होता है मृदा का कट करके बहना, मिट्टी का। अब मिट्टी जो होती है तो जल के द्वारा कट करके बहेगी या फिर वायु के द्वारा उड़ करके दूसरे स्थान पर जाएगी। तो इससे क्या होता है, मृदा की जो क्वालिटी होती है वो कमी आती है, उसमें उर्वरक क्षमता में हरासमेंट होता है, उर्वरक क्षमता घट जाती है मिट्टी की जब मिट्टी का अपरदन होता है। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्यावरण अवनयन में प्राकृतिक घटनाओं की भूमिका बताइए। यानी कि पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण के अवनयन में यानी पर्यावरण के जो क्वालिटी है उसमें जो गिरावट हो रही है, इसकी गिरावट में प्राकृतिक घटनाएं कहाँ तक उत्तरदायी हैं, प्राकृतिक घटनाओं की क्या भूमिका है। तो प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत जैसे ज्वालामुखी हो गई, भूकंप हो गया, भूस्खलन है, इसके अलावा वन में अग्नि लग जाए, वनाग्नि जिसको बोलते हैं, आंधी तूफान, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, सूखा, बादल का फटना, हिम आवरण, इसके अलावा हिमस्खलन, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन, चक्रवात,
ये सब खास करके ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। इनके द्वारा क्या होता है, पर्यावरण निश्चित तौर पर प्रभावित होता है, उसमें कोई दो राय नहीं कि भाई इससे प्रभावित नहीं होता, पर्यावरण प्रभावित अवश्य होता है। जब प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं तो अंतःक्रिया स्वतः सक्रिय हो जाती है, पर्यावरण असंतुलन धीरे धीरे संतुलित हो जाता है। प्राकृतिक मतलब परंतु प्राकृतिक घटनाएं इतनी तीव्र और अचानक घटती हैं कि अंतःक्रिया संतुलन स्थापित करने में समर्थ नहीं होती हैं। फलस्वरूप पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है इससे, खास करके प्राकृतिक घटनाओं से। ठीक है, और मानवीय घटनाओं से तो आप सभी लोग जानते हैं प्रभावित ही हो रहा है। आगे बढ़ते और भी पॉइंट्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण का मतलब होता है अंग्रेजी में इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रबंधन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। तो इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट हमको करना है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये आपका खास करके इसकी इंग्लिश मीनिंग हुई। तो इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करना है हमको, किस प्रकार से मनुष्य और प्रकृति के बीच में तालमेल स्थापित करना है, किस प्रकार से पर्यावरण की क्वालिटी को ऐसे बनाए रखना है, उसकी क्वालिटी में गिरावट नहीं होने देना है। ठीक है, वही चीज़ होती है पर्यावरण प्रबंधन। ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर आर एल सिंह और सविंदर सिंह कहते हैं कि भूपटल पर स्वस्थ जीवन की वृद्धि के लिए पर्यावरण गुणता को कायम रखना ही पर्यावरण प्रबंधन है। बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने बताई। इसके अलावा डेनिस मेडोज कहते हैं कि अ, पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्यतः ऐसे पर्यावरण मॉडल से संबंधित है जो यह सुनिश्चित करता है कि पूंजी वार्षिक कृषि निवेश तथा पूंजी विकास में वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में भी वृद्धि होगी। परंतु दूसरी ओर पर्यावरण प्रबंधन तथा मॉडल इन सभी कारकों की महत्वपूर्ण सीमितताओं मतलब कि सीमितताएं जो होती हैं उनके आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के निराकरण की नीतियों में समाहित रखता है। तो कहीं ना कहीं पे पर्यावरण प्रबंधन ये होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता और उद्देश्यों के बारे में आप बताएं। तो खास करके पर्यावरणीय शिक्षा की निम्नलिखित आवश्यकता और उद्देश्य रहा है। पर्यावरणीय शिक्षा खास करके जो है बहुत ज़रूरी है। पर्यावरणीय शिक्षा की अगर खास करके बात की जाए तो इसमें ये बताया जाता है, पर्यावरण के बारे में बताया जाता है, पर्यावरण की चीज़ों को सिखाया जाता है। इससे क्या होता है, पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता इसलिए, उद्देश्य इसलिए क्योंकि इससे पर्यावरण के विभिन्न घटकों का बोध होता है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, किनको किस प्रकार का रहना चाहिए, इन चीज़ों को हम जान पाते हैं। इसके अलावा हम और भी चीज़ों को जान पाते हैं, जैसे कि आप देखिएगा अभी, जैसे कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र तथा मानवीय क्रियाओं का ज्ञान होता है हमको। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषकों, उनका कारण क्या है प्रदूषकों का, और इसका स्रोत क्या है, किनसे आखिरकार ये एक प्रकार से यानी पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, किन चीज़ों के माध्यम से हो रहा है, उनके स्रोत को जानेंगे। इसके अलावा उन्हें नियंत्रित करने के उपाय प्राप्त होते हैं, खास करके जब आप क्या पढ़ते हो, जब आप पर्यावरणीय शिक्षा को ग्रहण ग्रहण करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरणीय क्रियाकलापों तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण और प्रदूषण का पता चलता है इससे, खास करके। इसके अलावा पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा उनमें सुधार करने के लिए मानवीय क्रियाओं का अध्ययन होता है पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत। इसके अलावा इसका महत्व या आवश्यकता इसलिए भी चूंकि पर्यावरण को बचाने के लिए नवीनतम शोध कार्य किए जाते हैं और मानव कल्याण के लिए उनका प्रयोग भी किया जाता है। ये भी इसका वो एक उद्देश्य और आवश्यकता है, महत्व है। इसके अलावा पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व है कि इससे जन साधारण में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत होती है। इसके अलावा इसका अगला जो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सचेत जनसाधारण पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके अलावा इसीलिए पर्यावरणीय शिक्षा देनी परम आवश्यक है। अगला पॉइंट है, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अपना सहयोग दे सकती हैं। तो ये कई प्रकार के चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताया, आपको इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया आपका भाई पर्यावरणीय मतलब पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता और उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्यावरणीय प्रबंधन की रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। तो पर्यावरणीय प्रबंधन की रणनीतियाँ
एक देश से दूसरे देश तक तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक मूल्यों, आवश्यकताओं और उद्देश्यों, लोगों की अभिव्यक्ति और पर्यावरण के बोध यानी पर्यावरण के बारे में जानकारी के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। पर्यावरण प्रबंधन की जो रणनीति विकसित देशों के लिए उपयुक्त है वह विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त मतलब या फिर उपयुक्त नहीं भी हो सकती है। जैसे विकसित देश ओजोन की अल्पता को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्नशील हैं, क्योंकि अधिक पराबैंगनी विकिरण के कारण से गोरी चमड़ी वाले लोगों ने में चर्म कैंसर होने का ज़्यादा खतरा है। जबकि विकासशील देश ओजोन को नष्ट करने वाली गैसों के उत्पादन तथा उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ऐसा करके वे विकसित देशों के विकास स्तर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे और अल्प विकसित मतलब अविकसित ही रह जाएंगे। तो इस कारण से वो लोग उनका प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें हैं। अगला पॉइंट आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। सभी लोग शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा भाई। जितने भी लोग दिख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका है, प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं का उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। तो भारत की प्रमुख वन्य जीव जो अभ्यास संरक्षण परियोजनाएं हैं उन्हीं के नाम यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, कब स्थापित हुई। जैसे कि वन्य जीव संरक्षण को लेकर के परियोजना आई थी बाघ परियोजना, 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना आई थी, बड़ी फेमस परियोजना थी। ठीक है। दूसरी बात, गिद्ध संरक्षण योजना आई 2006 में। आप देखिए गिद्धों की संख्या में गिरावट लगातार होती जा रही है। तो गिद्ध जो है बाघों की संख्या में गिरावट आ रही है, तो इन सभी को संरक्षण के लिए परियोजनाएं चालू की गई। तो गिद्ध संरक्षण योजना कब बनाई गई? 2002 में, 2006 में। इसके अलावा कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में ये परियोजना बनाई गई। इसके अलावा लाल पांडा परियोजना 1996 में। हाथी परियोजना एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 यानी 1992 में प्रकाशित मतलब कि एक प्रकार से समस्या ये परियोजनाएं आई। इसके अलावा गिर सिंह परियोजना, ठीक है, 1973 में। हांगुल परियोजना 1970 में लिख दीजिएगा। गैंडा परियोजना 1987 में। इसके अलावा मणिपुर और थामिन परियोजना खास करके 1900 किस में भाई? 1900 आपका, एक मिनट, हांगुल परियोजना 1970 में, गैंडा परियोजना आपका 1987 में, और एक लास्ट वाला आपका बच रहा है 1977 में, मणिपुर थामिन परियोजना 1977 में। इसके अलावा अगला पॉइंट आपका है, देखेंगे यहाँ पर, घड़ियाल प्रजनन परियोजना, ये है 1975 ईस्वी में एक प्रकार से। इसके अलावा और भी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है, जैसे कि कछुआ संरक्षण परियोजना, ठीक है, 1975 में। इसके अलावा तराई यार्क परियोजना। तो ये सब परियोजनाएं जो है खास करके, ये सब कौन सी परियोजनाएं हैं? ये सब परियोजनाएं हैं वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, ठीक है। तो इन कितने के बारे में मैंने आपको बता दिया, 5-6 ही पूछा गया था। आप आसानी से कर पाएंगे इसको मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर आप पूछा जाएगा तो। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में वृक्षों की रक्षा के लिए किए गए आंदोलनों की चर्चा कीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में वृक्षों की रक्षा के लिए कई सारे आंदोलन किए गए, जैसे कि चिपको आंदोलन हुआ। चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी के उत्तराखंड के चमोली जिले में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में पड़ता है जिला, वहाँ से प्रारंभ हुआ था। मतलब कि उस समय तत्कालीन मतलब उस समय उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। अब उत्तराखंड में हो गया चिपको आंदोलन। जो चमोली जिला है वो उत्तराखंड में अब आता है। तो यहीं से प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में खास करके पेड़ों को काटने से बचाने के लिए आंदोलनकर्ता जो होते थे पेड़ों से चिपक जाया करते थे, और इसी कारण से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन की अध्यक्षता के बाद टिहरी बांध के विरुद्ध भी आंदोलन किया था, क्योंकि इस बांध के बन जाने से टिहरी बांध के हजारों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाती, ठीक है। जलमग्न हो जाती है और लाखों पेड़ों और वनस्पतियां जो होती वो नष्ट हो जाने से क्या होता, पर्यावरण को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ सकती थी। साथ ही साथ हजारों लोगों को विस्थापित भी होना पड़ता। बाद में चिपको आंदोलन का कार्य क्षेत्र और व्यापक हो गया और इसके सूत्रधारों के समग्र रूप में पर्यावरण की रक्षा का बीड़ा उठाया सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है।
तो चिपका आंदोलन के प्रणेता भी माने जाते हैं। दूसरा जो आंदोलन हुआ पेड़ों पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, वो है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन के प्रणेता श्री पांडुरंग हेगड़े जी हैं। एपिको आंदोलन श्री 19 मतलब कि एपिको आंदोलन जो है वो 1973 में चलाए गए चिपको आंदोलन की ही भांति था। और बस फर्क इतना था कि जहाँ चिपको आंदोलन उत्तर भारत में चलाया गया था, वहीं पर लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। वही एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया गया था और आंदोलनकारी पेड़ों का आलिंगन करते थे। इस आंदोलन का नारा था बचाओ पढ़ाओ और काम में लाओ। ठीक है, और बड़ा ज़बरदस्त नारा था ये एपिको आंदोलन का। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, मैतेई आंदोलन। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों जैसे वर्तमान में उत्तराखंड का पड़ता इलाका ये, ठीक है, उसमें 1995 में चलाया गया था मैत्री आंदोलन। इस आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत थे। इस आंदोलन का उद्देश्य निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करना है। उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित इस मैत्री आंदोलन का अर्थ था माँ का घर। और इस आंदोलन में कुंवारी कन्याएं पौधों की बेरन यानी सैपलिंग तैयार करती हैं और विवाह की तिथि के दिन किसी निर्धारित वन क्षेत्र में स्मृति के रूप में इसका रोपण कर देती हैं। और इस संगठन का अपना कोष है जिसे वृक्षारोपण पर खर्च किया जाता है। मैत्री संगठन की अध्यक्षता को बड़ी दीदी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अगला आपका है चौथा नंबर को, मतलब कि चौथा पॉइंट ये है भाई, चौथा खास करके चौथा पॉइंट आपका पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र में हुआ था और इस आंदोलन का प्रमुख नारा था जंगल बचाओ मानव बचाओ। आंदोलनकारियों का मानना था कि महाराष्ट्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से वहां के नासिक और अहमदनगर जिले के सह्याद्री पर्वतमाला से दूर तक पेड़ न बचने से पहाड़ नंगे दिखाई देते हैं। निष्कर्षतः पेड़ों से आयुध कटाई, उत्खनन, बांध निर्माण आदि क्रियाकलापों से प्रकृति का संतुलन पैदा कर दिया जाए और इस कारण पश्चिमी घाट के वनों का संवर्धन व संरक्षण आवश्यक हो गया था। तो ये भी एक प्रकार से क्या किया गया था, ये सब आपका भाई पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में वृक्षों की रक्षा के लिए ये सब आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न ये भी आपका बड़ा अच्छा है। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपका है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। भारत के प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात की, बायोस्फीयर रिजर्व की, तो यह आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाले ऐसे बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पौधों जीव जंतुओं सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ के लोगों को इससे संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है तथा जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य पौधों और जीव जंतुओं सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता का संरक्षण करना। दूसरी बात है पारिस्थितिकी संरक्षण तथा अन्य पर्यावरण संबंधी तथ्यों का पर विषय मतलब कि शोध को प्रोत्साहन देना। तीसरा जो एक प्रकार से उद्देश्य रहा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का, वो रहा है कि शिक्षा जागरूकता तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ठीक है, भारत में सरकार के द्वारा अब तक 17 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं और ऐसा पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के सहयोग से 1986 में नीलगिरी में स्थापित किया गया। और अन्य 16 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों का विवरण जो है मैं नीचे तालिका के माध्यम से समझाऊंगा आपको। आइए देखते हैं कौन कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए, जैवमंडलीय जो क्षेत्र है खास करके उसमें जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र ये है, संबंधित राज्य और स्थापना वर्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट में। देखिए, नीलगिरी जो जैव सुरक्षित क्षेत्र है आरक्षित क्षेत्र कर्नाटक केरल तमिलनाडु में है, 1986 में स्थापना हुई। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना हुई 1988 में, उत्तराखंड में स्थित है। नोकरेक जो है इसकी स्थापना 1988 में हुई जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र की, मेघालय में है। ग्रेट निकोबार में एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1989 ईस्वी में जैव सुरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी यानी कि तमिलनाडु में पड़ती है, तो 1989 ईस्वी में
वहाँ पर एक प्रकार से जैव सुरक्षित आंदोलन की क्षेत्र ये था। इसके अलावा मानस, मानस जो है असम में 1989, ठीक है। अगला सुंदरबन, सुंदरबन पश्चिम बंगाल 1889, ठीक है। सिमलीपाल जो था ये उड़ीसा में है, 1994 में प्रकाश मतलब कि 1994 में स्थापना हुई। डिम्ब्रू सौखोबा असम, इसका ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देहांग या देबांग अरुणाचल प्रदेश 1998। इसके अलावा पंचमढ़ी यानी मध्य प्रदेश 1999। अस्थाना मतलब कि अगस्था मलाई केरल, ये सब क्या है? अस्थाना मलाई केरल, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब क्या है भाई? ये सब आपका क्या है? जो है एक प्रकार से जो सुरक्षित क्षेत्र खास करके ये क्या है? जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अस्थामलाई, कंचनजंगा आप देख सकते हैं, अचकान कमार, अमरकंटक, कचकारन, कोल्ड डेजर्ट, इसके अलावा शेषाचलम, ये सब आप देख लीजिएगा। यहाँ पर तालिका मैंने आपको दे रखी है। और इसके अलावा खास करके जो 7 क्षेत्र हैं खास करके, जैसे नीलगिरी का जो क्षेत्र है, इसके अलावा सुंदरबन का जो आपका क्षेत्र है, सुंदरबन का डेल्टा आपने नाम सुना होगा। ये सारे जो क्षेत्र हैं सुंदरबन का डेल्टा वगैरह, इसके अलावा मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और इसके अलावा नोकरेक और पंचगढ़ी, ये 7 ऐसी जगह हैं जिसको यूनेस्को में जीव आरक्षित क्षेत्र के वैश्विक नेटवर्क के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये सब जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, वैश्विक स्तर पर 7 है, बाकी और तमाम सारे मैंने आपको बताए ही चार्ट में। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय संरक्षण और सुरक्षा हेतु प्रमुख अधिनियमों और कानूनों का उल्लेख कीजिए। यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए और सुरक्षा के लिए जो अधिनियम या कानून बनाए गए थे उनके बारे में आपको बताना है। देखिए उत्तर, स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिक विकास, परिवहन विकास, कृषि विकास और जनसंख्या वृद्धि से जब पर्यावरण का तीव्र विनाश होने लगा तो भारतीय संविधान के अंतर्गत इसे संरक्षित करने के अनेक कदम उठाए गए, और यह कार्य आज भी जारी है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को रोकने के लिए तमाम प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कि पहला अधिनियम है आपका 1948 में दामोदर घाटी निगम नियमन एक्ट, ठीक है, 1948 में पास हुआ। इसके अलावा नंदी बोर्ड एक्ट 1956 में, जलयान एक्ट पास हुआ 1970 में, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण एक्ट पारित हुआ 1974 से 1977 में। इसके अलावा जल संरक्षण एक्ट जो पारित हुआ और प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1974-1970 में, आणविक शक्ति एक्ट 1962 में, इसके अलावा रेडियो धर्मिता रक्षा नियम 1971 में। तो ये सब एक प्रकार से क्या हैं? ये सब अधिनियम बनाए गए जो कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हैं, ठीक है। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उठाया गया, जिसमें 1977 के पास मतलब उसमें पास किया गया, जिससे विश्व के संविधान में ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विस्तृत प्रावधान किए गए, और इसके द्वारा अनुच्छेद 48 के ए में राज्य और सरकार का यह उत्तरदायित्व माना जा गया है कि ये पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे और उन्हें मतलब उसे उन्नत बनावेंगे और देश के वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करेंगे। इसके साथ ही साथ नागरिकों के कर्तव्य का भी अनुच्छेद 51 के ए के जी में उल्लेख किया गया है, ठीक है। यह उनका कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की सुरक्षा करें और उन्नत बनावें पर्यावरण को, साथ ही साथ वन, झील, नदियों, वन्य जीवों की सुरक्षा करें और जीवित प्राणियों पर दया रखें, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये आपका पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा हेतु प्रमुख अधिनियम और कानून है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, टिहरी बांध की स्थिति बताइए। टिहरी बांध की स्थिति और विस्तार बताइए। तो टिहरी बांध की अगर बात की जाए तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद है, जिला है, उसी टिहरी जिले के गढ़वाल हिमालय में बन रही है। भौगोलिक की बन रही थी भौगोलिक दृष्टि से टिहरी बांध स्थल जो है 32 डिग्री 22 मिनट 54 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 31 मिनट 303 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। टिहरी बांध का मुख्य स्थल जो है भागीरथी तथा भीलांगना दो नदियों के संगम यानी कि गणेश प्रयाग के बिल्कुल विपरीत
मतलब बिल्कुल समीप स्थित है और इस सब स्थल पर नदी तल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 603 मीटर है। बांध जलाशय का क्षेत्र डूब क्षेत्र यानी तीन ओर से 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा घिरा हुआ है। टिहरी बांध का खास करके टिहरी बांध स्थल उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर, देहरादून से 126 किलोमीटर, मसूरी से 76 किलोमीटर तथा ऋषिकेश से 81 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, गंगा जल प्रदूषण के कारकों का उल्लेख कीजिए। तो गंगा के जल का प्रदूषण प्रधानता निम्न कारणों से हुआ है। इनमें से कुछ भौतिक कारण जो है वो ये हैं। पहला है आपका नदी के तटों पर स्थित नगरों और कस्बों का कचरा जो होता है, मल जो होता है, जल का जीवन एक मतलब कि जल का नदी में बिना उपचारित किए विसर्जन एक प्रकार से ये बड़ा एक प्रकार से जल प्रदूषण की समस्या गंगा जल प्रदूषण के कारक हैं खास करके। दूसरे बात है, कारखानों से निकला अपशिष्ट पदार्थ, रसायन और तात्विक जो सामग्री है उसका नदी जल में निष्पादन। इसके अलावा पशुओं वनस्पतियों और मनुष्य मतलब कि मानव शरीर के अवशेष को नदी में बहा दिया जाना, ये भी एक प्रकार से क्या है, इससे भी प्रदूषण फैलता है, गंगा जल प्रदूषण फैला है। इसके अलावा कृषि कार्यों में प्रयुक्त विविध रासायनिक उर्वरकों का वर्षा जल के साथ ही साथ नदी में मिल जाना, ये भी है। इसके अलावा गंगा जल में जीवों का नाश, विशेष करके ऐसे जीवों का जो प्रदूषण को एक प्रकार से आहार के रूप में खा मतलब कि प्रयोग करते हैं, तो ये भी एक प्रकार से गंगा जल में जीवों का नाश भी हो रहा है लगातार। ठीक है। इसके अलावा वन विनाश से नदी के अफवाह क्षेत्र में अधिक अपरदन के कारण से नदी जल में मालवा और कीचड़ की वृद्धि, तो ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है भाई, ये सब गंगा जल प्रदूषण के कारक हैं। इसके अलावा सातवां कारक इसका ये है कि नदी में मनुष्य और पशुओं का अधिक सम्मान, साबुन और धुलाई पाउडर का विसर्जन आदि बताएं। नदी में मनुष्यों और पशुओं का अधिक मतलब कि अधिक स्नान, आप देखते हैं नदी में स्नान करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा अपनी मैल छुड़ाते हैं, साबुन लगाते हैं, तमाम कपड़ा वपड़ा धुलते हैं, तमाम पाउडर साउडर जो होता है सब उसी में विसर्जन करते हैं, तो इससे भी क्या होता है, गंगा जल जो है प्रदूषित होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका बहुत ही धाकड़ प्रश्न है। प्रश्न है, गंगा प्रदूषण नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गंगा प्रदूषण नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ऋषिकेश से कोलकाता तक गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की योजना केंद्रीय सरकार यानी कि जो केंद्रीय सरकार होती है खास करके देश की, जो इसे आज मोदी जी हैं, तो ये एक प्रकार से केंद्रीय हैं। ठीक है। योगी बाबा क्या हैं, स्टेट के एक प्रकार से, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं। तो ऋषिकेश से कोलकाता तक गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की योजना केंद्र सरकार ने करीब 2 दशक पूर्व बनाई थी। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने सन 1984 ईस्वी में पंचवर्षीय गंगा परियोजना का कार्यक्रम भी बनवाया था। इसका कार्यक्रम जो है खास करके इसका कार्यक्रम मतलब कि कार्यान्वयन करने हेतु 1985 ईस्वी में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण सेंट्रल गंगा अथॉरिटी का गठन किया गया। गंगा जल को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए गंगा कार्य योजना यानी गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण 1986 से 1993 तक चला। प्रथम चरण का शुभारंभ स्वर्गीय राजीव गांधी ने राजेंद्र प्रसाद घाट वाराणसी में किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद मोदी जी तो आ ही गए, बाद में आकर के उन्होंने कितना ज़्यादा सफाई करी गंगा नदी की, वो एक प्रकार से बड़ा उल्लेखनीय काम और बड़ा ही अच्छा काम है। अगला प्रश्न आपका, प्रोजेक्ट टाइगर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर ने बाघों की प्रजाति को विलुप्तप्राय होने से बचाया है तथा एक ऐसी कार्य प्रणाली विकसित की है जिसमें बाघों की जनसंख्या पूर्ववत हो जाए और साथ ही साथ इनके वास स्थान का संरक्षण पूर्ववत हो जाए। इससे इनके वास स्थान को संरक्षण और विकास में भी मदद मिलेगी। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर की पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रोजेक्ट टाइगर की यह है कि प्रोजेक्ट टाइगर की कोर बफर नीति ने कोर तथा बफर एरिया में विकास का मार्ग जो है प्रशस्त किया है। साथ ही इस कार्य में स्थानीय लोगों की सहायता पाने में भी सफल हुई है। तीसरा एक प्रकार से जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है या महत्व रहा है प्रोजेक्ट टाइगर का, इसके द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा समाज को कई प्रकार से पर्यावरणीय सहायता मिल सकी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण,
स्थानीय जलवायु की अवस्था में सुधार तथा नदी के बहाव और वर्षा की मात्रा में वृद्धि, ये सब कहीं ना कहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा नगर जो है प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में रहने वाले मनुष्य या मानव समुदाय को भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इन्हें टाइगर रिजर्व को संरक्षित रखने संबंधी तमाम प्रकार के कार्यों के माध्यम से रोजगार मिलता है और इको टूरिज्म से भी लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर का बड़ा अच्छा महत्व है। इसके अलावा पांचवा महत्व है कि प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा बाघों को संरक्षित रखने के साथ साथ वन तथा वन में रहने वाले जीवों को भी मतलब कि स्वतः संरक्षण प्राप्त हो जाता है। इससे जीवों की कई प्रजातियों को विलुप्त प्राय होने से हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, टिहरी बांध के निर्माण में उससे उत्पन्न पुनर्वास की समस्या पर प्रकाश डालिए। जब भी कोई बांध बनता है तो उससे स्थानांतरण की समस्या उत्पन्न होती है, पुनर्वास की समस्या, कि भाई जो बगल अगल जो है जो रह रहे लोग होते हैं उनकी निकासी हो जाती है, उन लोगों को अलग आवास लेना पड़ता है, अलग बसना पड़ता है। तो ये पुनर्वास की समस्या ये बड़ी जटिल समस्या होती है खास करके। तो टिहरी बांध के निर्माण को लेकर के खास करके टिहरी जल भंडार के कारण से 122 गांवों तथा टिहरी शहर के जलमग्न हो जाने से 1,25,000 लोग विस्थापित यानी बेघर हो जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए समुचित व्यवस्था की गई है, परंतु बांध के समीपवर्ती पहाड़ी ढालों पर रहने वाले 9800 ग्रामीण तथा 3500 शहरी लोगों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बात का डर है कि जब टिहरी जल भंडार को जल से भरा जाएगा तो इन पहाड़ी ढालों पर व्यापक भूस्खलन होगा और इन ढालों पर रहने वाले लोगों को अन्यत्र बसाना होगा, मतलब अलग बसाना होगा। इसीलिए एक समस्या है, खासकर जब भी कोई बात बनता तो इस प्रकार की समस्या हमेशा उत्पन्न होती रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, बढ़िया प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से आपके एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा सभी लोग। प्रश्न आपका है, संपोषणीय धारणीय विकास से क्या तात्पर्य है, या जिसको आप सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ब्रूडलैंड कमीशन 1987 में की तरफ से उसकी तरफ से परिभाषा आती है, ब्रूडलैंड कमीशन की तरफ से, कि सतत पोषणीय या टिकाऊ विकास वह विकास होता है जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता के साथ समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे। यानी कि अपने जो हमारे बाल बच्चे आने वाले हैं, भावी पीढ़ी जो आने वाली है, उसके लिए भी कुछ संसाधन बचे रहें और उनका मतलब संसाधनों का इस प्रकार से उचित दोहन किया जाए ताकि ये हमारे मतलब अपने तरीके से हम दोहन कर लें, लेकिन ज़्यादा ना दोहन करें अपने से ज़्यादा यूज के लिए। ठीक है, ये एक प्रकार से ये संपोषणी विकास का मतलब है कि क्या किया जाए। संपोषणी विकास का सीधा सा मतलब यही है कि भाई आप अगर क्या करोगे, आप अगर पहले से ज़्यादा यूज कर लोगे तो आपके बाल बच्चे वो कम चीज़ पाएंगे। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उचित दोहन करो। ठीक है, ताकि अपने जीवन की जो चीज़ें हैं उनकी पूर्ति करते हुए आप अपने भावी पीढ़ी के को ध्यान में रख करके भी चीज़ें करें। ठीक है, आगे तो यहाँ पर देखेंगे, पर्यावरण और विकास के विश्व आयोग यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट WCED के टिकाऊ विकास को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। टिकाऊ विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें रखे संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास की पारिस्थितिकी तथा संस्थागत परिवर्तन, ये सब घटकों में तालमेल होता है और मनुष्य की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की अपेक्षाओं की पूर्ति को संदर्भित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास के उद्देश्य बताइए। सतत पोषणीय विकास के उद्देश्य स्पष्ट हैं, यद्यपि उन्हें प्राप्त करने के साधन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सतत विकास या टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कई सारे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य इसका है कि मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा,
और आत्मसम्मान, ये सब पूरी होनी चाहिए। मानव के उदाहरण मतलब की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। सतत विकास के उद्देश्य यही रखा गया कि भाई सभी की मनुष्य की जो जीवन की आवश्यकता है उसकी पूरी हो। इसके अलावा विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि पारिस्थितिकी संतुलन तथा पर्यावरण की पवित्रता पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ठीक है, ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा विश्व के सभी देशों और व्यक्तियों को उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिल करके काम करना चाहिए। इसके अलावा ये सब क्या है, ये सब एक उद्देश्य रखा गया, सर्वपोषणी विकास का यही उद्देश्य है। इसके अलावा अगला पॉइंट आप देखिएगा, विश्व के सभी देशों में और व्यक्तियों को उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर के काम करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, तीसरा नंबर देखेंगे। प्रश्न है कि सरकार द्वारा सभी लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो सरकार के द्वारा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में निम्नलिखित कदम मतलब उठाए गए हैं। पहला कदम है कि सभी के हितों को ध्यान में रख करके राशन की उचित मूल्य की दुकानों को स्थापित करना, ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को भी आवश्यकता अनुसार कम मूल्य पर भोजन उपलब्ध हो सके। और इस प्रकार से कोरोना के बाद से आप देखते हैं मोदी जी ने तो और योगी बाबा ने सभी ने एक प्रकार से गल्ला बांटने का जो कार्यक्रम चालू किया, बड़ा फेमस कार्यक्रम है। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखेंगे, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों ने हितों को ध्यान में रख करके सरकार फसलों के क्रय विक्रय में समय समय पर वृद्धि करती रहती है, परंतु गरीब लोग उच्च मूल्य पर अनाज नहीं खरीद सकते हैं और इस कारण से सरकार को आर्थिक सहायता देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है, सरकार के द्वारा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये कदम है सरकार के। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला कदम है कि अधिक उत्पादन की स्थिति में अनाज खराब ना हो, इसके लिए सरकार अनाजों के उचित भंडारण की व्यवस्था करती है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर भंडारों से खाद्यान्न निकाला जा सके और जनता तक उसको पहुंचाया जा सके। इसके अलावा अगला उद्देश्य उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई की उचित व्यवस्था, कृषि यंत्रों का प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। ये भी एक प्रकार से क्या रहा है, ये भी एक प्रकार से इसका महत्व रहा है, इसका उद्देश्य रहा है किसका, तो ये उद्देश्य रहा जो है खासकर खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का एक कदम रहा है। ठीक है, सरकार के द्वारा। पांचवा कदम ये सरकार ने उठाया कि फसलों की कटाई के मौसम में किसानों की फसल की सरकारी तंत्र के द्वारा खरीद करना। इसके अलावा खास करके अगला पॉइंट है आपका, फसलों की कटाई के मौसम में पहले विभिन्न फसलों की न्यूनतम कीमत तय करना, ताकि किसानों के मन में सुरक्षा की भावना विकसित हो सके। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो ये सब क्या है, ये सब आपके खास करके सरकार के द्वारा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसी को लेकर के चीज़ें बताई गई थी। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट आपका आ चुका, चौथा नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, क्या या फिर जैव विविधता से क्या तात्पर्य है। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था 1986 में कीट वैज्ञानिक थे ई.ओ. विल्सन, उन्होंने किया था। तब से वैज्ञानिक तथा सरकारी स्तर पर यह शब्द प्रयुक्त होने लगा। जैव विविधता शब्द बायोडाइवर्सिटी, जैव माने होता है जीव, विविधता माने होता है कई प्रकार के जीव जंतु, कई प्रजातियों के जीव जंतु, कई प्रकार की वनस्पतियाँ जब इकट्ठा रहती, बहुत ज़्यादा जीव जंतु इकट्ठा हैं, कई प्रजाति के हैं, तो उस एरिया को हम खास करके बोलते हैं जैव विविधता वाला क्षेत्र। ठीक है, जैसे पश्चिमी घाट और खास करके जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पर आप देखिएगा तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो जैव विविधता से आशय कि जीवों की उस विविधता से और संख्या से है जिसमें पौधे और पशु दोनों शामिल होते हैं। जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संख्या जितनी अधिक होती है, जैव विविधता को उतना ही अधिक संपन्न माना जाता है। सृष्टि में लंबे समय तक चलने वाली विकास की जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप आप देखेंगे जैव विविधता जो है अस्तित्व में आती है। इसके अलावा अस्तित्व में आई है। जैव रूपों में असीम विविधता जीवन का विशेष लक्षण होती है। सन 1987 ईस्वी में जैव विविधता को परिभाषित किया गया और इसी वर्ष अमेरिका में हुए टेक्नोलॉजी असेसमेंट के आधार पर
जैव विविधता को इस प्रकार से परिभाषित किया गया। परिभाषा है कि पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता जैव विविधता कहलाती है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, एची लक्ष्य क्या है, एची टारगेट क्या है। नगोया सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण हेतु जो 10 वर्षीय रणनीति बनाई गई है उसी को एची लक्ष्य के नाम से जानते हैं। इन्हें एची लक्ष्य के नाम देने के पीछे कारण ये रहा कि एची जापान का प्रीफेक्चर प्रांत है जिसकी राजधानी नगोया है। एची लक्ष्यों के रूप में मुख्य रूप से 20 लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया और रणनीति की दृष्टि से इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। रणनीतिक स्तर पर इन लक्ष्यों को 5 शीर्षकों के अंतर्गत बांटा गया है, उनको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखें, पहला है लक्ष्य जैव विविधता के क्षय के कारण क्या है, इसको जानना। जैव विविधता पर दबाव में कमी, इसको समझना। सभी स्तरों पर जैव विविधता की मतलब की सुरक्षा करना। ठीक है। इसके अलावा जैव विविधता से प्राप्त लाभों को बढ़ाना, जैव विविधता के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की प्राप्ति। ये सब क्या है, ये सब एची लक्ष्य के अंतर्गत 5 आधार है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में जनसंख्या विस्फोट के महत्वपूर्ण कारकों का संक्षिप्त विवरण जो है निम्नलिखित है, इस प्रकार है। देखिए, पहला पॉइंट है मतलब कि क्यों बढ़ रहा है भाई जनसंख्या। पहला पॉइंट है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यानी कि पैदा ज़्यादा हो रहे मर कम रहे, तो ये उच्च जन्म दर हो गई, निम्न मृत्यु दर हो गई। दूसरी बात, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि है, लोग जीना चाहते हैं अब। ठीक है। तमाम सारी सुख सुविधाएं मिली हुई तो लोग जीना चाहते हैं, इसके कारण से भी जनसंख्या बढ़ी है। इसके अलावा शिक्षा का अभाव है, शिक्षा की कमी, इसके कारण से लोगों के 10-12 बच्चे हो जाते हैं, 5-5 6-6 बच्चे हो जाते हैं, 7-7 बच्चे। उनको परिवार नियोजन के बारे में नहीं पता क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। इसके अलावा पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदारी रखती है। ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी क्या है भाई, ये यानी कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, ये भी जो मतलब भारत में जनसंख्या विस्फोट का एक कारण है। इसके अलावा परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी का अभाव है लोगों में, ये भी जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण है। धार्मिक रूढ़वादिता भी एक प्रकार से कारण है कि भाई लड़का ही होना है। अब लड़का ही होना है, लड़के के चक्कर में क्या होता है कि पता लगा कि 4-4 5-5 लड़कियां होगी लेकिन लड़का नहीं हुआ। लड़का इसीलिए होना जरूरी है चूंकि आग लड़का देता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। ठीक है। तो धार्मिक रूढ़वादिता हो गई। इसके अलावा संयुक्त परिवार व्यवस्था है। ठीक है। ये भी एक संयुक्त परिवार व्यवस्था में भी क्या होता है कि ये भी जनसंख्या विस्फोट का एक कारण है। इसके अलावा महिलाओं में निरक्षरता का अधिक होना, महिलाएं जब कम पढ़ी लिखी होती तो ऐसा खास करके होता है। इसके अलावा बाल विवाह होता है, बहुत जल्दी विवाह हो गया तो इससे भी क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो एक प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपने समझा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और जिन्होंने बता दूं, आपने अगर मध्यकालीन इतिहास लिया हुआ है, अगर आपका पेपर मध्यकालीन इतिहास, अब आपका विषय मध्यकालीन इतिहास BA थर्ड सेमेस्टर में, सॉरी थर्ड ईयर में, BA तृतीय वर्ष में, तो आप मध्यकालीन इतिहास का पेपर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला ये महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कल इसकी क्लास हुई थी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की परसों हुई थी, इसको भी देख लीजिएगा, BA तृतीय वर्ष के पेपर 1 की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जिस प्रकार से मैंने ज्योग्राफी की चर्चा करी है उसी प्रकार से इन दोनों का भी, और इसके अलावा मिलिट्री साइंस का भी आपका हो चुका है। इसके अलावा आप देखिएगा और भी सब्जेक्ट के आपके हो चुके, तो उन सभी सब्जेक्ट के सोशियोलॉजी इन सभी का हो चुका, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री का हो चुका है। ठीक है। आप सभी वीडियोस को देख लीजिए, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं सारे सब्जेक्ट अपने को देख लीजिएगा छांट करके। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से मैं सोचता हूँ कि लगातार मैं आपको पढ़ाता रहूँ और आप लोग हमारे से जुड़ते रहें। धन्यवाद।